सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 की हिस्ट्री चैप्टर 2 को, जो है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ये चैप्टर में बताता है कि जो ब्रिटिश लोग थे वो इंडिया में आए थे सिर्फ ट्रेड करने के लिए। उनको इंडिया पे रूल करने का कोई भी मन नहीं था। बट बाद में ऐसा क्या होता है कि वो इंडिया पे अपना रूल बनाने लग जाते हैं, और वो कैसे बनाते हैं वो इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब मुगल का आखिरी पावरफुल रूलर था। उसके बाद बहादुर शाह जफर भी आया, लेकिन वो उतना ताकतवर नहीं था। जब औरंगजेब था अपने समय में, तो उसने इंडिया के लार्ज पार्ट पर कब्जा करके रखा हुआ था। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब मर जाता है, तो जितने भी मुगल गवर्नर्स थे, यानी जो मुगल सब थे, जैसे औरंगजेब हो गया, उसने हर स्टेट में एक गवर्नर रखा हुआ था, जो कि वहाँ पर देखते थे कि हर स्टेट में सब कुछ सही चल रहा है नहीं, और सारी बातें औरंगजेब को आकर बताते थे। तो जब औरंगजेब ही मर जाता है, तो जितने भी मुगल गवर्नर्स थे और जो बड़े बड़े जमींदार थे, यानी जैसे गांव में जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, वो जहाँ पे रहते थे उसी पे रूल करना उस जगह पे स्टार्ट कर दिए। और इस तरह भारत में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग गवर्नर्स और जमींदार अपना अपना रूल स्टार्ट कर दिए जिस जगह पर वो थे। और ऐसे आप समझ सकते हो कि भारत बहुत सारे टुकड़ों में बट गया, इसमें अलग अलग किंगडम्स बन करके निकलने लग गए। तो उस समय दिल्ली जो कि पहले की इफेक्टिव सेंटर था, वो इफेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि सारे जगह सबने अलग अलग अपना रूल स्टार्ट कर दिया था। अब देखो, 18th सेंचुरी के हाफ के बाद, यानी 1750 के बाद, एक नई ताकत भारत में इमर्ज कर रही थी, आ रही थी, जो थी ब्रिटिश की ताकत। ब्रिटिश पहले तो इंडिया में आए थे सिर्फ ट्रेड करने के लिए। उनका कोई ऐसा मन नहीं था कि इंडिया पे कब्जा करना है। लेकिन बाद में उन्होंने इंडिया पे कब्जा किया। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि आखिर उनका मन क्यों बदला, और अगर बदला भी तो वो इंडिया पे कब्जा कैसे कर पाए। अब यहाँ पे एक बात बताई गई है बहादुर शाह जफर के बारे में, एक इमेज में, जो कि इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, बट सिर्फ बता देता हूँ कि देखो, जब औरंगजेब मर गया था उसके बाद बहादुर शाह जफर बना था मुगल रूलर। बट वो उतना पावरफुल नहीं था। स्टिल जब वो लड़ा था ब्रिटिश से, तो ब्रिटिश जो है, जब लड़ाई ठंडा हो जाता है तो बहादुर शाह जफर पकड़ करके उसे मार देता है। और उसके जो बेटे थे उनको भी कोल्ड ब्लडेड, यानी कि बिना रहम किए ऐसे मार देता है उनको भी। तो अब आता है अपने मेन कहानी पर, जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। देखो, ईयर 1600 में इंग्लैंड में, जो कि यूरोप में है, वहाँ पर उसके रूलर थी क्वीन एलिजाबेथ वन। तो वहाँ पे एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्वीन एलिजाबेथ वन से एक चार्टर ले लेता है कि सिर्फ आप हमें एक ऐसा परमिशन दीजिए कि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ हमारी ही कंपनी ईस्ट की तरफ ट्रेड कर पाए, जितने भी कंट्रीज है उससे। अब जब इन्हें चार्टर मिल जाता है, तो अब इनका कंपटीशन खत्म हो जाता है इंग्लैंड की कंपनी से, क्योंकि इंग्लैंड में इनके अलावा और कोई भी कंपनी ईस्ट में ट्रेड नहीं कर सकती थी। अब ये लोग करते थे मर्केंटाइल ट्रेडिंग, यानी कि जाते थे वो जहाँ से किसी कंट्री में, वहाँ पे सस्ते में सामान लेना, और यूरोप में आकर के फिर महंगे में उसी सामान को बेच देना। तो इससे उनको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाया करता था। लेकिन रॉयल चार्टर जो इन्हें मिला हुआ था, इसका ये मतलब नहीं था कि जितने भी यूरोप में देश हैं सारे देश के कंपनीज ट्रेड नहीं कर पाएंगे ईस्ट में। ये सिर्फ इंग्लैंड के लिए था। तो बाकी यूरोप में जो भी देश थे, वहाँ के जितने भी लोग आते थे वो सब भी ट्रेड करते थे। जैसे कि ये बता रहे हैं कि जब ये लोग अफ्रीका और केप ऑफ गुड होप से होता हुआ इंडिया में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर पोर्तुगीज पहले से अपना स्टैब्लिश करके रखी हुई है बेस गोवा में, यानी वो लोग पहले से यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखो, यहाँ बताया गया कि वास्को डो गामा जो थे, उन्होंने सबसे पहली बार, जो कि पोर्तुगीज एक्सप्लोरर थे, वो इंडिया का खोज किए थे, वो भी 1498 में। तो वो देखते हैं कि यहाँ पे पहले से पोर्तुगीज मौजूद है, फिर कुछ देर बाद देखते हैं कि यहाँ पे डच भी आ चुकी है, और फिर फ्रेंच ट्रेडर भी इंडिया में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उनके लिए प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि सारे जो कंपनीज थे उन सब का इंटरेस्ट एक ही चीज़ में था। वो था एक अच्छी क्वालिटी के कॉटन और सिल्क, क्योंकि इसका मार्केट बहुत ज़्यादा था यूरोप में। वहाँ पे सभी लोग कॉटन और सिल्क अच्छी क्वालिटी खरीदना चाहते थे, जो कि ये लोग इंडिया से ले जाते थे। इसी के साथ जो पेपर, क्लोव्स, कार्डामोम, सिनेमोम, जो कि मसाले हो गए, इनका भी डिमांड बहुत ज़्यादा था उनके देश में। तो इनका जो कंपटीशन बढ़ता है, इस वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो इनका प्रॉफिट फिर घटने लग जाता है, क्योंकि ये लोग महंगे में सामान खरीदते थे और फिर जाकर के अपने देश में बेचते थे, तो इनको बहुत कम प्रॉफिट हुआ करता था। अब इस चीज़ की वजह से उन लोगों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो गया, यानी कि अब वो लोग एक दूसरे के राइवल कॉम्पिटिटर्स बन चुके थे। जैसे एक दूसरे को उन्होंने सिप देखा तो उसे डुबाने के पीछे पड़ जाना। वो लोग आर्म्स होकर के आते थे, यानी कि बंदूकें वगैरह जो भी चीज़ें उसको लेकर के आते थे, और एक दूसरे के सिप को डुबाना चाहते थे। इसी के साथ उन्होंने, जैसे उनका जो रूट हो गया उसको ब्लॉक करना चाह रहे थे, और फिर फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिए। फोर्टिफिकेशन का अर्थ है कि जैसे कि जब वो ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर अपने सामान को जब रखते हैं ना, तो और जहाँ पे जहाज वो अपना लगाते हैं, तो उस जगह पर एक बड़ी बड़ी दीवारें बना देना, ताकि दूसरी जो कंपनी या दूसरे देश के जो कंपनीज हैं, वो आ करके इनके जहाज़ों को, इनके सामान को नुकसान ना पहुँचाएं। अब इन कंपनीज की लड़ाई को देखते हुए वहाँ के जो लोकल रूलर्स थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि वो भी देखते कि ये सारी कंपनीज यहाँ से भरे भरे प्रॉफिट लेके जा रही है।
तो इस तरह ब्रिटिश कंपनी ने देखा कि प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है ट्रेड करने में। तो आखिर फिर क्या होता है वो हम आगे देखने वाले हैं। तो टॉपिक आता है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। पहली ब्रिटिश यानी इंग्लिश फैक्ट्री लगी थी 1651 में हुगली रिवर के किनारे। उस समय उनका बेस था कंपनी ट्रेडर्स के लिए, जिनको पहले बोला जाता था फैक्टर्स। तो वो लोग वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे उनका एक वेयर हाउस था उसी फैक्ट्री में, जिसके अंदर जितने भी सामान जो वो ले जाना चाहते थे वो स्टोर रहता था। वहाँ पे ऑफिसेस थे ताकि उनके जितने भी ऑफिशियल्स यानी अधिकारी कंपनी के वो वहाँ पर रह करके बात वगैरह जो करना है वो कर सकें। कंपनी जैसे जैसे अपने ट्रेड को बढ़ाती है तो वो लोग वहाँ के मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को बोलते हैं कि वो लोग आ करके फैक्ट्री के बगल में रहना शुरू कर दें। अब 1696 में कंपनी ने अपना फोर्ट बना लिया था उधर, फोर्ट यानी किला बना लिया था। फिर उसके 2 साल बाद उन्होंने मुगल्स के जो अधिकारी थे उन्हें घूस दे करके कहा कि वो 3 गांव का जो जमींदारी राइट है यानी सीधा सा कंट्रोल है वो इनको दे दें। जिनमें से एक गांव था ना, उसके बारे में बताया जो है कलिकत्ता, जिसको बाद में कलकत्ता और अभी कोलकाता कहा जाता है। इसके बाद ये लोग गए मुगल एम्परर जो कि उस समय औरंगजेब था, और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक फरमान यानी एक आप आदेश जारी कर दीजिए और उसमें बोल दीजिए कि हमारी कंपनी बिना किसी टैक्स के ट्रेड कर पाएगी। उसके बाद जब इन्हें ये अधिकार मिल जाता है तो ये लोग मैनिपुलेट करने लग जाते हैं मुगल और उनके अधिकारियों को, ताकि ये और ज़्यादा कंसेशन यानी और ज़्यादा राइट्स ले सके अलग अलग चीज़ों के लिए। अब जब इनके कंपनी को ये अधिकार मिल जाता है कि बिना टैक्स के वो ट्रेड कर सकती है, तब इनके कंपनी में जो जो अधिकारी सब थे ना, वो सब भी अपना एक अलग ही प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे और उस पर भी वो टैक्स नहीं दे रहे थे। अब बंगाल के नवाब की जब इसे नज़र पड़ी तो उन्होंने कहा कि जो अपने प्राइवेट ट्रेड्स किए हुए हैं इसके लिए जो भी टैक्स बनता है वो देने के लिए। तो कंपनी मना कर देती है कि नहीं, हम लोग नहीं देंगे। इस तरह बंगाल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है रेवेन्यू का, यानी पैसे का। अब एक चीज़ पे ध्यान देना कि औरंगजेब जो था वो पूरा इंडिया का एक लार्ज पार्ट का रूलर था, लेकिन ये जो नवाब है ये बंगाल का रूलर है। लाइक कह सकते हो कि औरंगजेब ने उस नवाब को उस बंगाल का दिया हो कि हाँ तुम वहाँ पर देख रेख करना, उस चीज़ को देखना। और कंपनी की इस हरकत को देख करके जो उस समय बंगाल का नवाब था जो है मुर्शिद कुली खान, वो आखिर कैसे गुस्सा ना होता, कैसे वो प्रोटेस्ट ना करता। तो अब इस चीज़ को हम आगे देखेंगे, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। देखो, कंपनी और जितने भी बंगाल के नवाब हुए उन सबों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चला। यानी कि जब औरंगजेब मर गया और हमने देखा कि जो भी नवाब और जमींदार सब थे वो लोग अपना रूल स्थापित कर लिए थे, तो सेम ऐसा ही किया बंगाल के नवाब ने। फिर बंगाल के नवाब उस समय थे मुर्शिद कुली खान, जब वो मर गए तो आए अलीवर्दी खान, और फिर जब वो मर गया तब आए सिराजुद्दौला। तो यहाँ पर देखो हुआ क्या कि जब मुर्शद कुली खान थे तो उस समय वो कंपनी के विरुद्ध में थे, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा था। फिर उनके मन में जब अलीवर्दी खान आए तो वो भी कंपनी के विरुद्ध में थे, और इन दोनों ने जितने भी कंपनी के राइट्स थे यानी कंपनी ने जो भी अधिकार लिया था पहले औरंगजेब से, उन सबको ख़त्म करने लग गए ये लोग। जैसे इन लोगों ने अपने काम में क्या क्या किया, तो इन्होंने कंपनी का जो राइट था कि वो ट्रेड कर सकता है उसको रोक दिया कि ये ट्रेड नहीं कर सकते हैं। उनके पास एक राइट था कि वो कॉइन को मिंट कर सकते हैं यानी बना सकते हैं, तो उस राइट को भी इनका ख़त्म कर दिया। फिर इनका एक राइट था कि ये लोग आराम से अपना फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, यानी जहाँ चाहे वहाँ पे किला ये लोग बना दे रहे थे। तो उनका ये जो किला था इसको भी फिर वो रोक देते हैं कि ये लोग किला भी नहीं बना पाएंगे। एंड देन उसके बाद एक्यूज़ करते हैं जो भी नवाब थे इनको, कंपनी को, कि देखिए ये जो कंपनी है इन लोगों ने हमें छला है यानी लूटा है, और इन्होंने बहुत सारे जो बंगाल का पैसा है, रेवेन्यू है, उसको हमसे छीन लिया है। इस पर वो कहते हैं कि ये लोग टैक्सेस नहीं देते हैं, बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखते हैं और ह्यूमिलेट करते हैं यानी कि अपमान करते हैं नवाब का। इस पर कंपनी का कहना होता है कि ये लोकल ऑफिसर्स यानी नवाब और उनके अधिकारी हैं, ये हम पर अनजस्ट गलत डिमांड रख रहे हैं। हमारा ट्रेड तो इस तरह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हमारा ट्रेड तभी चल पाएगा जब हम पर से टैक्सेस यानी ड्यूटीज़ हटा दी जाएगी, और हमको एक्सपेंड करने के लिए जो सेटलमेंट्स हो गए यानी जो विलेजेस हो गए ये खरीदना होगा, ताकि हम लोग फोर्टिफाई कर सके, वहाँ पर अपने फोर्ट्स बना सके जिसके अंदर हम लोग वेयर हाउसेस बना सके, तभी हम एक्सपेंड कर पाएंगे अपने ट्रेड को। अब इस तकरार के वजह से कंपनी और नवाब के बीच में बाद में होता है बैटल ऑफ प्लासी, जो कि बहुत ही फेमस युद्ध है। देखो, बैटल ऑफ प्लासी एकदम से नहीं हो गया था। जब मुर्शिद कुली खान थे बंगाल के नवाब, तो उस समय उनके और कंपनी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चला। फिर चलते गया, दिन वो मर गए, तब आए अलीवर्दी खान, फिर उनके और फिर कंपनी के बीच कॉन्फ्लिक्ट चला। और जब वो मर गए 1756 में, तब सिराजुद्दौला बने बंगाल के नवाब। अब इनकी पावर देख करके कंपनी को हो गया चिंता, और वो कंपनी उस समय चाह रही थी पपेट रूलर। पपेट रूलर का अर्थ हुआ कि कंपनी जो भी चाहे अपना जैसा भी राइट्स वगैरह चाहे वो उस रूलर से ले सके, यानी वो कंपनी के इशारों पे नाचे। तो कंपनी ट्राई करती है कि सिराजुद्दौला का जो कोई राइवल है ना उसको भिड़ा करके सिराजुद्दौला से, बट वो फेल हो जाती है।
अब सिराजुद्दौला बहुत गुस्से में रहता है, तो कंपनी को बोलता है कि तुम हमारे अफेयर, जो हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स है, इसमें मत घुसो, और जो तुमने हमारे पैसे लिए यानी वो टैक्सेस वगैरह के वो दो, और फोर्टिफिकेशन अपना रोक दो। जब कंपनी बात नहीं मानती है तो वो 30,000 सोल्जर्स को लेकर के कासिम बाजार चले जाते हैं, जहाँ पर ब्रिटिश का फैक्ट्री था। वहाँ पर ब्रिटिश के जो भी ऑफिसर्स थे, वेयर हाउसेस थे, जिनके उनके पास गन वगैरह थे, सब कैप्चर कर लेती है। जो जहाज है उसको भी सील कर देती है। देन वहाँ से चली जाती है कलकत्ता, कि वहाँ कलकत्ता में जो फैक्ट्री था उसको सील करने के लिए। अब न्यूज़ पहुंचता है मद्रास में कि कलकत्ता का फैक्ट्री भी सील हो चुका है। तो उस समय कमांड में थे रॉबर्ट क्लाइव, तो वो भेज देते हैं नेवल फ्लीट्स को, यानी नौसेना को भेज देते हैं। फिर बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन चलता है कुछ लंबे वक्त तक, लेकिन बाद में 1757 में रॉबर्ट क्लाइव कंपनी की आर्मी लेकर के चल पड़ते हैं सिराजुद्दौला के पास पलासी में। अब तुमको पता है सिराजुद्दौला क्यों हारे थे? क्योंकि उनके जो कमांडर थे मीर जाफर, उनको कंपनी ने अपने तरफ कर लिया था। हुआ क्या था कि मीर जाफर लेकर के जा रहे थे सिराजुद्दौला का जो सोल्जर्स है उनको, बट कंपनी ने पहले उनको बोल दिया था कि अगर तुम सिराजुद्दौला को हराने में मदद करोगे तो तुम्हें अगला नवाब बना दिया जाएगा। तो एक्चुअल में देखा जाए तो लड़ाई हुआ ही नहीं, क्योंकि मीर जाफर लेकर गया सैनिक, बट लड़ाई एक्चुअल में हुआ ही नहीं। और बाद में सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया ब्रिटिश के द्वारा और उन्होंने उसे मार दिया। और इस वजह से ये जो बैटल प्लासी का युद्ध है बहुत ही फेमस हो गया, क्योंकि कंपनी का यह पहला विक्ट्री था इंडिया में। और जैसा देख सकते हो कंपनी ने जिस तरह से खेला, वहाँ पे उसको युद्ध भी करने का जरूरत नहीं पड़ा और वो जीत भी गए। जब सिराजुद्दौला को मार दिया गया तो मीर जाफर अब बन गया था नवाब। अब कंपनी देखो खुद रूल नहीं करना चाहती थी। कंपनी का यह मानना था कि उसको अपने ट्रेड को बस एक्सपेंड करना है, मतलब उसको इंडिया पे अपना रूल वगैरह करने का कोई मन नहीं था। वो सोचती थी कि भले यहाँ के जो लोकल लोग हैं यही इस पे रूल करे, बट इनका ट्रेड में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसलिए चाहती थी पपेट रूलर रखना। जैसे कि यहाँ पर मीर जाफर को पपेट रूलर बना रही थी, बट वो पूरी तरीके से पपेट की तरह काम नहीं किया, क्योंकि मीर जाफर जब रूलर बना तो उसकी भी कोई इज्जत बन गई थी। तो जब भी कंपनी उसको बोलती कि तुम मेरे लिए ये कर दो, मुझे ये अधिकार दे दो, तो पूरी तरीके से मीर जाफर नहीं मानता था, क्योंकि उसको अपना भी इज्जत बना के रखना था समाज में। और जब कंपनी बहुत ज़्यादा डिमांड करने लग गई तो मीर जाफर ने प्रोटेस्ट किया, तो कंपनी ने उसे हटा करके मीर कासिम को उसकी जगह पर रख दिया। जब कंपनी मीर कासिम को बोलती है उसकी डिमांड पूरी करने के लिए, तो मीर कासिम भी कंप्लेन करने लग गया था। और अब ये कंप्लेन इतना बढ़ गया था कि फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है मीर कासिम और कंपनी के बीच में। और वहाँ पर मीर कासिम हारता है तो उसको हटा दिया जाता है बंगाल से, और फिर मीर जाफर को वापस नवाब बना दिया जाता है। बट इस बार एक शर्त रख देती है कंपनी। कंपनी कहती है मीर जाफर को कि तुम हर महीने 5 लाख रुपए दोगे, और इस पैसों से वो वॉर के लिए खुद को तैयार रखती थी, अपने ट्रेड को बढ़ाती थी, और जो कुछ अलग एक्सपेंस हो गया वो करती थी। कंपनी और ज़्यादा टेरिटरीज पर चाहती थी कि उसका इन्फ्लुएंस हो, यानी वहाँ पर भी वो पपेट रखना चाहती थी ताकि उसको ज़्यादा पैसा है। बट जब 1765 में मीर जाफर मर जाता है तो कंपनी का मूड चेंज हो जाता है। वो सोचती है कि पपेट कितना भी रख दो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरीके से बात नहीं मानते हैं। तब रॉबर्ट क्लाइव डिक्लेयर करता है कि क्यों ना हम खुद ही नवाब बन जाए, यानी अपने ही अधिकारी को बना दे नवाब। इसके लिए वो लोग 1765 में उस समय का जो मुगल एम्परर था उससे मिलते हैं, और वो कंपनी को बना देता है बंगाल का दीवान यानी फाइनेंस मिनिस्टर। अब इससे पहले कि आप सोचिए कि कौन इतना बेवकूफ़ी कर सकता है कि ये देखते हुए कंपनी की वजह से इंडिया का लॉस हो रहा है, और इंडिया में रहने वाले ये जो उस समय के मुगल थे, उन्होंने एक कंपनी को पावर दे दिया कि हाँ तुम जितना पैसा चाहो बंगाल का वो ले सकते हो। मैं बता दूं ये उस समय शाह आलम थ्री करके उन्होंने ये दिया था ऑर्डर। अब कंपनी को इतना खुला छूट मिल गया कि वो जितना पैसा चाहती थी बंगाल का वो सारा रेवेन्यू यूज़ कर सकती थी। और इस वजह से उस समय पहले क्या था कंपनी के लिए कि जब वो ट्रेड करना चाह रही थी इंडिया से, तो उसे अपने देन से यानी ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर लेकर के आना पड़ रहा था इंडिया में। यहाँ से सामान खरीद करके वो ले जा करके फिर अपने देश में बेच रही थी। इसके पास कोई भी सामान नहीं था जो ये अपने देश से लेकर के आके इंडिया में बेचे। तो इससे क्या हुआ था कि खाली वो अपने देश से सोना चांदी लेकर के हम लोग के पास ही आ रही थी। बट बाद में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था तो उसका खर्च कम हो गया, यानी जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी हुआ था उसके बाद उसने कह दिया मीर जाफर को कि वो 5 लाख रुपए हर महीने देगा। तो यहाँ पर कुछ पैसे आ गए उसके पास इंडिया के ही। लेकिन बाद में जब उसको पूरा दीवान का पावर मिल गया बंगाल में, यानी अब वो कितना ही पैसा बंगाल का यूज़ कर सकती थी, तो अब तो उसे इतने पैसे आ गए थे कि वो इंडिया के ही पैसे से इंडिया में ही सामान खरीदती थी, कॉटन वगैरह, और लेकर के अपने देश में भेज देती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी से अपने आर्मी को ट्रेन करना, बिल्डिंग्स बनाना, फोर्ट्स बनाना, जितने भी पेमेंट वगैरह एक्सपेंसेस वगैरह करना, वो सब इंडिया के पैसे से वो कर लेती थी। अब इसके आगे आता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था कि क्यों ना खुद ही रूल किया जाए, यानी खुद के ही ऑफिशियल्स को, अधिकारी को हम लोग नवाब बना दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि उनकी पावर और अथॉरिटी दोनों ही बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर टॉपिक आता है कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नबोब्स। इसको नवाब ना बोल के नबोब उन्हें एक अलग ही नाम दिया हुआ है। अब जो कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये बन गया था दीवान,
यानी फाइनेंस मिनिस्टर तो जो भी बंगाल में अलग नवाब्स बने उस वक्त में, वो सारे इन्हें गिफ्ट के तौर पर ज़मीन और पैसे दिया करते थे। अब यहाँ रॉबर्ट क्लाइव के बारे में एक कहानी बताई जा रही है कि जब वो 18 साल के थे तो 1743 में इंग्लैंड से मद्रास, जिसको अभी चेन्नई बोलते हैं, वहाँ पर आए थे। 1767 में वो इंडिया को छोड़ करके गए और इस बीच में उन्होंने इंडिया से 4,01,102 यूरो बनाया था पैसा। मज़ेदार बात तो ये है कि जब जो ऑफिसर्स जो हेड थे ब्रिटिश के, जब उन्होंने गवर्नर नियुक्त किया था रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का, कि वो बंगाल का सारा ट्रेड संभालेंगे, तो उनको कहा गया था कि वहाँ पे 1743 में कि करप्शन आप हटा दीजिए। लेकिन 1772 में जब उनके पास इतना पैसा देखा जाता है तो उन्हीं के ऊपर चलाया जाता है मुकदमा कि आखिर इनके पास पैसे कहाँ से आए। भले बाद में उनको निर्दोष बोल दिया जाता है, बट 1774 में वो सुसाइड कर लेते हैं। देखो, सारे कंपनी के ऑफिसर्स यानी अधिकारी इतने खुशनसीब नहीं थे कि वो बहुत पैसा बना सकें। कुछ जब इंडिया आया तो यहाँ पर डिजीज़ और वॉर की वजह से ही मर गए। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सारे ही खराब नेचर के थे, कुछ अच्छे भी थे जो यहाँ पर आए थे हम्बल बैकग्राउंड से, और वो चाहते थे कि इंडिया में थोड़ा बहुत अच्छा अर्न कर लेना है, फिर वापस ब्रिटेन जा करके एक अच्छी लाइफ जीना है। और जो ऐसा कर पाए थे, यानी अच्छा पैसा पैसा अर्न करके वो चले गए थे ब्रिटेन में, तो वहाँ पे लोग उनको नबोब्स बोलते थे, यानी नवाब का एक दूसरा वर्जन बोल सकते हो। और वहाँ पे उन्हें लोग बोलता था कि ये थोड़े ऊंचे कद के हैं, एक अच्छे ऊंचे ओहदे वाले हैं। और उस समय वहाँ पे जो ब्रिटिश सोसाइटी थी वो उनका मजाक उड़ाती थी कार्टून्स और प्लेस बना करके न्यूज़पेपर मैगजीन्स में। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपनी रूल एक्सपेंड्स। इसमें बताया हुआ है कि अगर हम लोग देखते हैं कि 1757 और 1857 तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपना इंडिया पे कब्जा बनाया था, तो हमें देखने को मिलता है कि कंपनी ने डायरेक्ट मिलिट्री अटैक बहुत ही कम किया था। ज़्यादातर वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक, यानी कि अपना चतुराई लगा करके टैक्टफुल वे से उसने इंडियन किंगडम पे अपना कैप्चर किया था। जैसे 1764 यानी बैटल ऑफ बक्सर के बाद में कंपनी इंडिया में रहने वाले जो रेसिडेंट है यानी इंडिया के लोग थे, उन्हीं में जो कोई बड़े पद पर था या फिर किसी का ज़्यादा बड़ा पहुंच था, तो उनको अपने अंडर में लाना चाहिए और उसे बोली कि वो बताए कि आखिर कंट्री में क्या क्या चल रहा है। इससे हुआ ये कि उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ने लग गया इंडिया पर। जैसे कि बाद में इंटरफेयर करने लग गया इंडिया के इंटरनल अफेयर्स पर। यानी देखा जाता था कि हाँ, इस अधिकारी का पद हट गया है, तब किसको रखा जाए, तो कंपनी आकर के उसमें सजेशन देने लग जाती। उसके बाद कंपनी अब ये डिसाइड करने लग गई थी कि अगर कोई राजा अपने सिंहासन से हटता है तो उसकी जगह पर किसको रखा जाए, या नवाब हटता है तो उसकी जगह पर किसे रखा जाए। यानी हम देख सकते हैं कि अब कंपनी धीरे धीरे करके इंडिया के पॉलिटिकल अफेयर्स में भी घुस चुकी थी। नेक्स्ट टॉपिक आता है सब्सिडियरी लाइन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसमें है कि कंपनी कुछ स्टेट्स को फोर्स करती है कि वो सब्सिडरी अलायंस बनाए इनके साथ। और सब्सिडरी अलायंस में ये था कि जो स्टेट के साथ वो सब्सिडरी अलायंस बनाई हुई है, जैसे मान लो कि वो अवध के साथ बनाई थी, तो उसने अवध को कहा कि अवध के जो रूलर हैं कि आप अपना खुद का फोर्स नहीं रख सकते हैं, सैनिक नहीं रख सकते हैं, आपको हम लोग खुद प्रोवाइड करेंगे अपना मिलिट्री, अपना फोर्स। इसका मतलब था कि अगर अवध का किसी दूसरे स्टेट से लड़ाई होता है तो कंपनी अपना सैनिक प्रोवाइड करेगी अवध को। और इस सब्सिडी अलायंस के तहत में वो बोलती है कंपनी कि आपको हर कुछ वक्त पर हमें पेमेंट करना पड़ेगा, कुछ पैसा देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप पेमेंट करने में फेल हो जाते हैं तब आपका कुछ हिस्सा ले लिया जाएगा टेरिटरी का, यानी वो जो राज्य पे जहाँ पे शासन कर रहा है उसका कुछ हिस्सा ले लिया जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब 1798 से 1805 तक रिचर्ड वेल्स गवर्नर जनरल थे इंडिया के, तो 1801 में अवध के नवाब को फोर्स किया गया था कि वो अपने राज्य का आधा हिस्सा कंपनी को दे दे, क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर पाए थे कंपनी को। इसके बाद जो हैदराबाद के रूलर थे उनको भी फोर्स किया गया था कि वो भी कुछ हिस्सा कंपनी को दे दें अपने राज्य का, क्योंकि वो भी पेमेंट नहीं कर पाए थे। बट सभी ऐसे नहीं थे, क्योंकि आते हैं अब टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर। देखो, कंपनी को डायरेक्टली अब टीपू सुल्तान से मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन यानी आमना सामना करना पड़ गया, क्योंकि कंपनी इनको एक थ्रेट समझती थी, एक बहुत बड़ा खतरा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, मैसूर जब कंट्रोल में था हैदर अली, जो कि टीपू सुल्तान के फादर हैं, जो रूल किए 1761 से 1782 के बीच में। उसके बाद जब टीपू सुल्तान बने रूलर, जो 1782 से 1799 तक रूल किए, तो उस समय मैसूर में बहुत अच्छा एक ट्रेड चलता था, प्रॉफिटेबल, जिसके अंदर जो कंपनी वाले थे वो भी पेपर और कार्डामम यानी इलायची खरीदना चाहते थे। तो टीपू सुल्तान जब कंट्रोल में आते हैं, जब वो रूलर बनते हैं, तो वो बोलते हैं कि कोई भी चीज़ अब यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होगी, यानी कोई भी जहाज पर लेकर के कोई सामान नहीं जा पाएगा। और दूसरा बोलते हैं कि जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको मना कर देते हैं कि आप कंपनी के साथ कोई भी अब ट्रेड नहीं करेंगे। तो इससे अब कंपनी को लगता है कि ये बहुत बड़ा ही खतरा है।
उस समय टीपू सुल्तान फ्रेंच के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना चुके थे, तो जो उन्हें हेल्प कर रही थी उनके आर्मी को मॉडर्नाइज करने में, यानी बंदूकें वगैरह प्रोवाइड करने में। ब्रिटिश ये सब देख करके बहुत ही गुस्सा हुए। उनको लगा कि पहले तो हैदर अली यानी टीपू सुल्तान के फादर और अब टीपू सुल्तान दोनों ही बहुत ही डेंजरस है उनके लिए, क्योंकि दोनों में एम्बिशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों का डिज़ायर है। तब वो चाहते थे कि या तो इन्हें कंट्रोल या क्रश करने का, और इसके लिए 4 वॉर्स हुए, जो 1767 से 1769 के बीच में एक चला, दूसरा 1780 से 1784 तक। इस बीच मानो टीपू सुल्तान के फादर जो हैदर अली थे उनके और कंपनी के बीच में लड़ाई चली, और उसके बाद जब टीपू सुल्तान रूलर बन गए तो 1790 से 92 और 1799 तक चली टीपू सुल्तान और कंपनी के बीच में लड़ाई। जो लास्ट लड़ाई थी 1799 की, जो है बैटल ऑफ सरिंगपतम। सरिंगपतम मैसूर का उस समय कैपिटल था, तो उसे डिफेंड करते हुए, उसे बचाते बचाते टीपू सुल्तान मर जाते हैं। और उस समय जब कंपनी जीत जाती है तो वो पहले की जो रूलिंग डायनेस्टी थी, यानी टीपू सुल्तान के फैमिली से पहले जो फैमिली रूल करती थी, जो एक हिंदू फैमिली थी जिनका नाम है वुड एगर्स, उसे बना देती है मैसूर का रूलर। अब देखो यहाँ पे टॉपिक खत्म करने से पहले बताया गया है टीपू सुल्तान के बारे में कि एक बार जब वो जंगल में गया था तो उन्हें एक टाइगर दिखा था, और उस समय उनकी बंदूक काम नहीं कर रही थी, उनका जो डैगर था वो भी नीचे गिर गया था। तब ये उस टाइगर से लड़ते हैं जब तक कि वो डैगर को उठा ना पाए, और फिर डैगर से उस टाइगर को मार देते हैं, इसलिए इनको बोला जाने लग गया टाइगर ऑफ मैसूर। नेक्स्ट टॉपिक है वॉर विद द मराठास। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको। देखो इसमें क्या था ना कि उस समय कंपनी चाहती थी जो मराठा पावर है, जो कि उस समय बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उससे अपने कंट्रोल में लाना। और उस समय 1761 में जो पानीपत की लड़ाई हुई थी, जो थी मराठास और मुगल के बीच में। मराठास उस समय मुगल को हराना चाहते थे, क्योंकि मुगल पूरे इंडिया पे राज कर रहे थे, तो मराठास अब उसका कंट्रोल लेना चाहते थे, बट मराठास हार जाते हैं। अब इससे मराठा जो चाहती थी पहले दिल्ली पर रूल करना, उनका ये सपना टूट जाता है। बट उससे मराठा बहुत डिफरेंट स्टेट्स में बटी हुई थी, जैसे कि एक स्टेट में डायनेस्टी यानी जो वंशज रूल करता था वो था सिंधई, दूसरे स्टेट में होलकर, तीसरे में गायकवाड़ और तीसरे में भोंसले, यानी अलग अलग स्टेट्स में टुकड़ों में टूटी हुई थी, और उन सबको मिला करके मराठा पावर कहा जाता था। इन सभी स्टेट्स के जो चीफ थे वो एक व्यक्ति के अंडर में थे, जो थे पेशवा, यानी एक प्रिंसिपल मिनिस्टर के अंडर में। वो प्रिंसिपल मिनिस्टर देखता था कि चारों तरफ के इफेक्टिव मिलिट्री कंट्रोल्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ये सब देखता था, और वो बेस्ड था पुणे में, यानी वो पुणे से ही मानो ये सारा काम करता था। महाजदी सिंधई और नाना पदनीस ये दोनों फेमस मराठा सोल्जर्स हैं, और स्टेटमैन यानी मंत्री थे पहले के मराठा के। अब कंपनी और मराठा के बीच में बहुत सारे वॉर होते हैं, जिसमें बताया हुआ है पहला हुआ था 1782 में, जो ट्रीटी ऑफ सलवाई यानी कोई समझौता पर खत्म हो गया, क्योंकि उसमें कोई भी विक्ट्री नहीं हुई थी किसी का भी। सेकेंड वॉर हुआ था एंग्लो मराठा वॉर, जो 1803 और 1805 तक चला था। इसके अंदर कंपनी को कुछ हिस्सा मिल जाता है, वो जीत जाती है, जो था उड़ीसा का कुछ हिस्सा, यमुना के साइड का कुछ हिस्सा, आगरा और दिल्ली का कुछ हिस्सा। अब इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो मैं बता दूं, देखो उस समय जो पानीपत की लड़ाई हुई थी ना पहले, वो मराठा और मुगल्स के बीच में हुई थी, क्योंकि मराठा चाहती थी कि मुगल जो पूरे इंडिया पे रूल करते हैं उनका वो रूल लेना चाहती थी, वो दिल्ली पे पूरी तरीके से कैप्चर करना चाहती थी। यानी उसका कुछ कैप्चर होगा दिल्ली पर, वो चाहती थी, बट उस समय पूरा कैप्चर करना, ताकि वो पूरे इंडिया पे रूल कर सके और मुगल्स को हटा ही दे। बट जो कि वो हार जाती है पानीपत की लड़ाई में, तो वो हटा नहीं पाती है। अब जो तीसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1817 से 1890 के बीच में, उसमें कंपनी ने मराठा को पूरी तरीके से हरा दिया था, और उसका जो पेशवा था, यानी जो मिनिस्टर था पूरा देखता था जो, उसको भी हटा करके बोला गया कि आप बिथुल में जाओ, जो कानपुर के पास में, और पेंशन दिया जाता था कि हर महीने कुछ पैसे उठा करके वहीं रहो। कंपनी का विंध्यास पर पूरा अपना कंट्रोल हो गया था। विंध्यास यानी कि जो मैप में आप साउथ की तरफ देखोगे, जो थोड़ा सेंटर में ही है लगभग, तो वहाँ पे जो भी टेरिटरीज थे वो भी मराठास के, उस पर पूरा उसका कंट्रोल हो गया था। बट एक चीज़ ध्यान देना, मराठा के जितने भी अलग जो स्टेट्स वगैरह थे जिसमें वो बटा हुआ था, उन पूरे स्टेट्स पर कंपनी का कंट्रोल नहीं हुआ था। एक चीज़ ध्यान देना, ये जो वॉर विद द मराठास टॉपिक है बहुत ही वास्ट है, इस यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हमें यहाँ पे जो समराइज जो है बताया गया है, तो बहुत ही कम चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। तो इसको बस इतना ही समझिए जितना मैंने बताया। ज़्यादा इसमें अगर आप लगाते हो दिमाग और सोचते हो कि और क्या हुआ था, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अब द क्लेम टू पारामाउंटेसी। अब जैसे से आप देख सकते हो कि ब्रिटिश की पावर बढ़ते जा रही थी, तो अब ब्रिटिश चाहती थी अपने आप को सुप्रीम बताना। यानी कि 1813 से 1823 के बीच में जब गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग, तो उस समय ब्रिटिश लाती एक टर्म पारामाउंटेसी की। वो चाहते थे कि पूरे कंट्री में इस चीज़ को फैला दिया जाए कि ब्रिटिश की पावर सबसे सुप्रीम है, यानी कोई भी राजा हो किसी भी किंगडम का, उन सबसे ज़्यादा ताकतवर है ब्रिटिश। और उसके लिए कि सब उनकी बात माने, ब्रिटिश बोलती है कि अगर कोई भी इस चीज़ को नहीं मानता है, किसी भी स्टेट का रूलर वगैरह नहीं मानता है, तो उस स्टेट पे ब्रिटिश कब्जा कर लेगी, उसको एनेक्स कर लेगी, अपने कंट्रोल में ला लेगी।
ब्रिटिश का ऐसा करने का कारण ये था कि फ्यूचर में जब कोई वो पॉलिसीज बनाती है तो कोई भी स्टेट का रूलर उसका विरोध ना करे। बट ऐसा थोड़े था कि कोई भी सुन करके ये बात रह जाता। जब ब्रिटिश गए छोटे छोटे स्टेट्स पर कब्जा करने के लिए, तो वो पहले पहुंची कर्नाटक के कितूर पर। तो वहां पर रानी चन्नम्मा थी, तो वो हथियार उठाती है और एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस स्टार्ट कर देती है। बट बाद में 1824 में उन्हें पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है, बट 1829 में वो मर जाती है। बट वहां पर एक पुअर चौकीदार था संगोली में, जो कित्तूर में ही है। तो वो ये असिस्टेंट को चालू रखता है और उसको इतना ज़्यादा पॉपुलर सपोर्ट मिलता है, यानी वहाँ पे जो बड़े बड़े अधिकारी वगैरह थे वो उसको सपोर्ट करते हैं। और बाद में बहुत सारे ब्रिटिश के जो कैंप्स थे उनको डिस्ट्रॉय वो लोग कर देते हैं, उनके रिकॉर्ड्स को, यानी कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसको तबाह कर देते हैं। बट ये जो चौकीदार था इसे भी पकड़ लिया जाता है 1830 में, और उसको फिर ब्रिटिश फांसी पर लटका देते हैं। इसके बारे में और आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पर एक नया चैलेंज आया था ब्रिटिश के लिए, वो था रसिया। रसिया उस समय अपना पावर एक्सपेंड कर रहे होते हैं, यानी अपना अलग अलग इलाकों पर कब्जा बना रहे होते हैं। तो उस समय ब्रिटिश को ये डर लगता है कि कहीं ऐसा नहीं कि वो लोग इंडिया तक भी पहुंच जाए। अब देखो उस समय में रसिया भी एक्सपेंड कर रही थी, यानी वो लोग भी जो वहाँ के आसपास उनका जगह था, लैंड था, उस पर अपना कब्जा बना रहे थे। और उस समय ऐसा नहीं था कि इंडिया और रसिया का बहुत फ्रेंडली कोई टर्म्स था। तो आप मान सकते हो कि हो सकता है कि रसिया वहाँ से आते हुए इंडिया तक ना पहुंच जाए, इसका डर था ब्रिटिश को। इसलिए इनके डर से ब्रिटिश क्या चाहती है कि वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ, जैसा आप मैप में देख सकते हैं, वहां पे अपना पूरा कंट्रोल बनाने का। अब जो कि उस वक्त में इंडिया अभी तक विभाजित नहीं हुआ था, तो उस समय वो कंट्रोल था वहां पे अफगानिस्तान का। तो वो लड़ाई चलती है 1838 से 1842 तक। और वहां पर कंपनी पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर पाती है, लेकिन अपना एक इनडायरेक्ट कंट्रोल बना देती है और रूल करने लग जाती है उस पर। अब वापस उसके बाद 1843 में वो सिंध को टेक ओवर कर लेती है। और जब वो पंजाब को जाती है अपने कब्जे में लाने के लिए, तो वहां पर महाराजा रंजीत सिंह, जो कि एक सिख थे, यानी कि वहां पर सिख किंगडम था। तो महाराजा रंजीत सिंह ब्रिटिश को नहीं घुसने देते हैं, कब्जा करने नहीं देते हैं पंजाब पर। लेकिन 1839 में जब मर जाते हैं, तो कंपनी यानी उस ब्रिटिश और पंजाब के बीच में दो और लंबी लड़ाई चलती है। लेकिन बाद में 1849 में पंजाब हार जाता है, तो पंजाब पर ब्रिटिश कब्जा कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमने जैसे स्टार्टिंग से देखा कि कैसे धीरे धीरे कब्जा कर रही होती है ब्रिटिश। तो अभी जस्ट हमने देखा पारामाउंटेसी के बारे में, इसमें अपने आप को सुप्रीम बताती है कि उससे बड़ा कोई नहीं। अब यहाँ पे नया टर्म ला देती है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। इसके तहत वो बहुत सारे जो स्टेट्स है उस पर कब्जा करना चाहती थी। और इसमें देखो ये 1848 से 1856 जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उनके कार्यकाल में, यानी जब वो थे जनरल तब ये काम हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि कोई भी इंडियन रूलर जो मर जाता है लेकिन उसका कोई बेटा नहीं रहता है, तो उस रूलर का जो स्टेट है वो कंपनी के कंट्रोल में आ जाएगा, उसके अंडर में आ जाएगा। और इस नियम को लगा करके वो बहुत सारे स्टेट्स को अपने अंदर में कर लेती है, जैसे कि सतारा जो 1848 में उसको अपने अंदर करती है, 1850 में संबलपुर को, 1852 में उदयपुर, और 1853 में नागपुर, और 1854 में झांसी को। उसके बाद 1856 में वो लोग अवध को भी कैप्चर कर लेते हैं, और अपना आर्ग्यूमेंट यानी एक्सक्यूज के लिए क्या बोलते हैं कि मैं तो ड्यूटी से ऑब्लाइज्ड हूँ, यानी कर्तव्यबद्ध हूँ। मुझे ऐसा गवर्नर ने कहा है कि अगर ऐसा ऐसा होता है तो उस स्टेट को अपने अंडर में रख लेना, और इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मिस गवर्नमेंट से बचाया जा सके। यानी कंपनी कहती है कि उस समय वहाँ के जो रूलर थे वो एक नवाब थे। तो कंपनी कहता है कि अब जो आपके रूलर मर चुके हैं, उनका कोई बेटा नहीं है, तो दूसरा नवाब आकर आपके ऊपर शासन करेगा। तो मैं आपको उससे बचा रहा हूँ, क्योंकि वो आपके ऊपर शासन करेगा तो आपके साथ मिसट्रीट करेगा, अच्छा नहीं करेगा। लेकिन अवध के लोगों को नवाब के बारे में कंपनी द्वारा बुरा भला बोलना अच्छा नहीं लगा, इसलिए 1857 में जो ग्रेट रिवोल्ट होता है उसमें अवध के लोग भी शामिल हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो मैप्स दिए हुए हैं तीन, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पीला मार्क है ना, ये बताता है कि धीरे धीरे कैसे कंपनी ने अपना पूरा इंडिया पे कब्जा बनाया। आगे का टॉपिक आता है सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर बताया हुआ है वॉरेन हेस्टिंग के बारे में, जो एक गवर्नर जनरल थे 1773 से 1785 तक। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कंपनी का पावर और ज़्यादा बढ़ाने में हेल्प किया था। जैसा कि हमने अभी देखा है कि कंपनी धीरे धीरे अपने पावर को एक्सटेंड कर रही थी, जैसे पहले उनका बंगाल पे काबू था, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास। तो ये जो इलाकों पे काबू करके रखा हुआ था ब्रिटिश ने, उसे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में उन्होंने बांट दिया। जैसे एक बना दिया बंगाल, एक मद्रास, और एक बॉम्बे। और इन तीनों को कहा जाता था प्रेसिडेंसीज। और इन तीनों के अलग अलग गवर्नर थे जो इन पर रूल करते थे। और इन तीनों का हेड था एक गवर्नर जो था गवर्नर जनरल। जैसे यहाँ बताया हुआ है कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वैरन हेस्टिंग ही बने थे। तो यहाँ पर उन्होंने अपने वक्त में बहुत रिफॉर्म्स और बदलाव लाए थे, जैसे कि 1772 में उन्होंने एक नया जस्टिस का सिस्टम, जैसे कोर्ट वगैरह होता है ना, वैसा सेट किया था।
उन्होंने कहा कि अब डिस्ट्रिक्ट में दो कोर्ट्स होंगे। पहला एक है क्रिमिनल कोर्ट जिसको कहते हैं फौजदारी अदालत, दूसरा सिविल कोर्ट दीवानी अदालत। तो उन्होंने कहा मौलवीज को और हिंदू पंडिट्स को कि आप लोग ना ये जो इंडिया के लॉज है इसको अपने अनुसार अपने अनुवाद में करके लिखिए। फिर इन्होंने सिविल कोर्ट का हेड बना दिया यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को। यूरोपियन यहाँ पे कहा गया है क्योंकि इनके ही आदमी जो ये कंपनी वाले थे इन्होंने अपने ही व्यक्ति सबको बना दिया था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी जो वहाँ पर टैक्स रेवेन्यू ये सब कलेक्ट करें। लेकिन वही क्रिमिनल कोर्ट में एक क्वाजी था जो जज है जो मुस्लिम कम्युनिटी का, और मुफ्ती भी एक लॉ का अच्छा जानकार है जो मुस्लिम कम्युनिटी का है। तो ये लोग अपना निर्णय सुनाते थे क्रिमिनल कोर्ट में, और वहाँ पर देखो सुपरविजन के तौर पे कलेक्टर्स भी बैठा करते थे। हो सकता है वो ब्रिटिश कलेक्टर हो और कुछ इंडियन कलेक्टर्स हो। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई क्योंकि पहले मौलवीज और ब्राह्मण यानी हिंदू पंडिट्स को बोला गया था कि आप लोग अपने अनुसार लॉ को ट्रांसलेट किए यानी अनुवाद करके लिखिए। लेकिन उन दोनों का थोड़ा मैच नहीं कर रहा था सही से, क्योंकि जो ब्राह्मण सब थे उन लोगों ने अपना लॉ जो हो गया उसको धर्म शास्त्र के अनुसार थोड़ा बना करके लिखा था। तो ये जो अलग अलग हो गया था लॉ में थोड़ा चेंजेस, तो उसको यूनिफॉर्म करने के लिए यानी समानता लाने के लिए 1775 में 11 पंडिट्स को बुलाया गया और बोला गया कि आप अपना लॉ का समराइज कीजिए यानी एक डाइजेस्ट बनाइए। फिर 1778 तक जो मुस्लिम लॉ था उसको भी कंपाइल कर दिया गया, यानी उसको भी एकजुट एक जगह ला दिया गया। फिर उससे यूरोपियन जजेस जो थे उनको फ़ायदा मिल रहा था, यानी वो जो सिविल कोर्ट्स में थे उनको अपना लेने में निर्णय लेने में। अब 1773 में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद एक कोर्ट ऑफ अपील एस्टेब्लिश हुआ। कोर्ट ऑफ अपील का मतलब हुआ एक हाई कोर्ट की तरह मान सकते हो, जिसका नाम था सदर निजामत अदालत, जो कलकत्ता में सेटअप हुआ था। देखो कोर्ट ऑफ अपील इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर आपको लोकल कोर्ट में नहीं मिलता है न्याय तो आप उससे ऊपर वाले कोर्ट यानी हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कलेक्टर था वो प्रिंसिपल फिगर यानी मेन फिगर बन गया था, क्योंकि उसका काम था पैसे कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करना, लॉ को मेंटेन करना। फिर वहाँ पर वो जजेस, पुलिस ऑफिसर, दरोगा की हेल्प लेकर के, जैसे कि अभी के टाइम में होता है सेम वैसा ही। फिर कलेक्टर का ऑफिस जो कलेक्ट्रेट कहते हैं वो भी पावरफुल नज़रिए से देखा जाने लग गया, यानी कह सकते हो कि उसके पास भी लोग अब समझने लगे कि हाँ कलेक्टर के पास भी बहुत ज़्यादा पावर है, अथॉरिटी है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है द कंपनी आर्मी। अब देखो जब कॉलोनियल रूल हो गया इंडिया में, यानी ब्रिटिश जब इंडिया में राज कर रही थी, तो उनके पास ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का यानी अलग अलग तरह से शासन करने का आइडियाज़ आ रहे थे, और कुछ रिफॉर्म्स यानी बदलाव करने का आइडिया था। बट सारी चीज़ें डिपेंड करती थी मिलिट्री स्ट्रेंथ पर, क्योंकि अगर उनके पास ताकत रहेगा तभी वो कर पाएंगे। तो मुगल उस समय देखो क्या था पहले, कि वो कैवेलरीज यानी जो सवर्स होते हैं, ट्रेंड सोल्जर्स जो घोड़े पे बैठ करके मतलब लड़ते हैं उस पे से बैठे बैठे, और कुछ इन्फेंट्रीज होते हैं, इन्फेंट्री करते हुए जो पैदल चलने वाले या फुट सोल्जर्स हम लोग बोलते हैं। तो वो लोग क्या किए कि अपने कैवेलरीज को यानी जो घोड़े पे बैठे हुए सोल्जर्स होते हैं उनको और ज़्यादा सिखाने लग गए तीरंदाजी और शॉर्ट्स यानी तलवार चलाना। बट वो बोलते कि जो ये इन्फेंट्री यानी पैदल चलने वाले फुट सोल्जर्स हैं इनको ज़्यादा प्रोफेशनल बनाने की जरूरत नहीं है। जो गांव वाला इलाका होता था वहाँ पर पहले ही जो पीजेंट्स यानी कुछ जो खेती करने वाले जो किसान लोग होते थे ना उनके पास आर्म्स होते थे यानी वेपन्स होते थे। और जो वहाँ के लोकल जमींदार हुआ करते थे वो भी मुगल्स को कुछ पैदल सोल्जर्स दे दिया करते थे कि हाँ कभी लड़ाई हुई तो यहाँ से सोल्जर्स भेज दिए। तो ये था पुरानी बात। अब जो 18 सेंचुरी आया हुआ था तो इसमें अवध और बनारस के जो मुगल सक्सेसर थे यानी मुगल के जो आए के बेटे वगैरह हो गए, उनके जो वारिस हो गए, तो वो लोग जब पीजेंट्स को यानी किसानों को रिक्रूट करने लग गए ना तो वो उनको प्रोफेशनल सोल्जर्स बनाने के लिए रिक्रूट करते थे, यानी अच्छे से उनको ट्रेनिंग देते थे। तो यही आइडिया लेते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ऐसा ही किया, उन लोगों ने भी किसान को अपने अंडर में रखा और उनको भी ट्रेन किया अपने हिसाब से। तब जाके हमें सुनने को मिला सिपोय आर्मी, जिसे हम लोग बोलते हैं सिपाही यानी सोल्जर। इसके बाद फिर जब 19 सेंचुरी आया यानी 1820s में, जब वॉरफेयर टेक्नोलॉजी जैसे कि युद्ध में ना अब टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा था, कुछ बदलाव आ गए थे। जैसे हुआ क्या था कि पहले कंपनी भी यूज़ कर रही थी कैवेलरीज को यानी घोड़े बैठे हुए सिपाही को जो तलवार वगैरह चलाते थे। बट जैसे ही ब्रिटिश एम्पायर लड़ने जाती है बुर्मा, अफगानिस्तान और इजिप्ट के सोल्जर से, तब उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे जो उनकी आर्मी है उनके मस्केट है। मस्केट का अर्थ हुआ कि पैदल चलने वाले यानी इन्फेंट्री सोल्जर जिनके पास हैवी बंदूक है। फिर मैच लॉक्स यानी एक ऐसी बंदूक जो शॉटगन की तरह लगभग दिखती है, जिसके अंदर पाउडर भरा हुआ रहता है गन का और उस पर आग लगाओ तो वो चलती है। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें थी। तब जो कंपनी की आर्मी है वो समझती है कि अब उनको इन्फेंट्री यानी जो पैदल चलने वाले सोल्जर्स है उनका ज़्यादा जरूरत है, उनको रखना, उनको स्टेशन करना यानी पोजीशन बना करके लड़ाई में जब जाते हैं तो वहाँ पर रखना जरूरी है। इसके बाद इस बात से उन्हें समझ में आ जाता है ब्रिटिश को कि उन्हें एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर बनाना है, यानी ऐसे सैनिक को ट्रेन करना है एकदम हार्ड टाइप का कि वो डिसिप्लिन रहें, उनको सभी अच्छे से ट्रेनिंग देना है, अलग अलग स्टाइल सिखाने हैं। तो इसके लिए जो कंपनीज थी वो जो उनके सोल्जर्स थे उनको यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग करा दी थी। ड्रिल जैसे मार्च होता है ना सोल्जर्स को, तो वैसे कराया जाता है। और सोल्जर्स में आप एक चीज़ देखते हैं
कि उनके अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर हमेशा एक प्रॉब्लम निकल के आती थी, वो थी कास्ट को लेकर के। जैसा आप जान रहे हैं कि आखिर वो सोल्जर्स कितने भी इंसान हैं, वो किसी ना किसी कास्ट रिलीजन से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप उन्हें फोर्स करते हो कि नहीं तुम्हें प्रोफेशनल सोल्जर बनना है, तो इग्नोर करवाओ उनके कास्ट को, तो क्या वो अपने कास्ट को इग्नोर कर पाएंगे? क्या अपने रीजन के फीलिंग्स को वो हटा पाएंगे? वो सोल्जर हैं तो वो तो एक कम्युनिटी के मेंबर भी तो है ना, एक कास्ट के। तो यहाँ कास्ट को लेकर के बहुत रिवोल्ट भी होता है 1857 में, जिसको हम लोग चैप्टर 5 में देखने वाले हैं। तो यहाँ कंप्लीट हो गया, अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन पर। देखो, ब्रिटिश कंपनी आई थी इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन बाद में वो टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर बन जाती है, यानी इंडिया पे शासन करने लग जाती है। तो जब वो शासन कर रही होती है तो फिर न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी आते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं रेलगाड़ी के बारे में, स्टीम वाले एक तरह स्टीम शिप्स आ गए थे। तो उससे क्या हुआ कि पहले उनको अपने जहाज़ से इंडिया से आने जाने में अपने देश उनको लगता था 6 से 8 महीना, लेकिन अब उनके देश के लोग जो है इंडिया सिर्फ 3 सप्ताह में पहुंच सकते थे। और देखो, ब्रिटिशर्स अपने फैमिली को भी अब इजीली ला सकते थे इंडिया इतने दूर देश में भी। 1857 तक जो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, वो इंडिया के अगर पार्ट पे बात की जाए एरिया के हिसाब से, तो 63% टेरिटरी पे पूरा कंट्रोल था। वही अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 78%। यहाँ पर मैं इंडिया बोल रहा हूँ तो मैं अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी जुड़ जाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना। अब देखो, अगर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस की बात करें तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस तो 78 और 63% हो गया, लेकिन इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस की बात करें तो इस तरह से मान सकते हो कि ब्रिटिशर्स का पूरे इंडिया पे ही कंट्रोल था। यानी पूरी तरीके से मानो उन्होंने इंडिया को अपने कंट्रोल में रखा था, उनका इतना पावर हो गया था। तो ये चैप्टर से आप समझ सकते हैं कि हमने स्टार्टिंग से देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स ट्रेडिंग कंपनी की तरह और बाद में इंडिया पे कंट्रोल किया, वो सारा प्रोसेस स्लोली स्लोली यहाँ पे हमें इस चैप्टर में बताया गया है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आए होंगे, या फिर आप भी कुछ बताना चाह रहे होंगे कि पीछे क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ हमारे पास्ट में। तो उसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। तो आशा को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।